नमस्कार विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपने ई लेक्चर्स की जो श्रृंखला चली आ रही है, ई व्याख्यान की जो सीरीज चली आ रही है, उसको आप काफ़ी सुगमता से पढ़ पा रहे हैं, आसानी से समझ पा रहे हैं। आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं वो भी मुझे बताने के लिए काफ़ी हैं कि आप इनको पढ़ रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनको नोट्स के रूप में अपनी नोटबुक में भी तैयार कर रहे होंगे। लोकतंत्र नामक अपनी जो बहुत बड़ी इकाई चली आ रही थी, उसमें 3-4 लेक्चर हम पहले ले चुके हैं और आज का लेक्चर भी पुनः हमारा लोकतंत्र के साथ ही है। लोकतंत्र का जो बड़ा एक प्रकरण था उसको हम समेटने का प्रयास कर रहे हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आगामी 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा प्रकरण समाप्त हो जाए आपके लिए। तो आज का जो व्याख्यान है, आज का जो प्रकरण है, उसका जो शीर्षक है मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिखा है, लोकतंत्र का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का औचित्य, लोकतंत्र का औचित्य क्या है, कैसे उसकी जो गुणवत्ताएं हैं उनको हम, उसका औचित्य है वो हम प्रमाणित करते हैं दैनिक जीवन में, या कैसे शासन प्रणालियों में लोकतंत्र है वो अति उत्तम है। इसका एक दूसरा शीर्षक भी मैंने रखा है आपकी समझ के लिए, क्योंकि जो सवाल बनता है वो बनता है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका दूसरा नाम हो सकता है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, कि लोकतंत्र है वो अपने आप में क्यों इतना प्रसिद्ध या व्यापक या अपने आप में सर्वमान्य शासन प्रणाली के रूप में जाना गया है। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कह सकते हैं आप, या दूसरा इसका नाम हो सकता है लोकतंत्र का औचित्य। तो 6-7 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लोकतंत्र है वो अपना औचित्य प्रतिपादित करता है। तो मैं आज व्याख्यान शुरू करूं उससे पहले मैं लोकतंत्र के जो विविध रूप प्रचलित हैं उनमें से केवल 2 रूप हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। यद्यपि आज के जो इस प्रकरण के साथ इसका कोई गहरा लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी आज के इस व्याख्यान को समझने से पहले आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जो 2 प्रणालियां हैं जो काम कर रही हैं वर्तमान दुनिया में, वर्तमान विश्व में, पूरे ग्लोब पे मैं अगर बात करूं, पूरे विश्व मानचित्र में बात करूं, तो 2 ही प्रणालियां हैं। उन प्रणालियों के माध्यम से लोकतंत्र है वो कार्य कर रहा है। तो बात करता हूं मैं। एक आपने सुना होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वाइड आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा अपना इतना बड़ा है भी नहीं अपने सिलेबस में। हमें केवल इतना समझना है कि लोकतंत्र के 2 रूप वर्तमान दुनिया में काम कर रहे हैं। एक का नाम है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरे का नाम है प्रतिनिधि लोकतंत्र। आप मोटे तौर पर यह समझ लें कि दुनिया के जिन हिस्सों में लोकतंत्र है उनमें 99% से भी अधिक क्षेत्रों में, देशों में, राज्यों में जो रूप प्रचलित है उसका नाम है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपने विशुद्ध रूप में अगर हम कहें तो केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में, यानी उसके कुछ राज्यों में, या अमेरिकन जो राज्य हैं कुछ, वहाँ पे इसका जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो विशुद्ध रूप है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो पूरी दुनिया में कहीं भी विशुद्ध रूप से संभव नहीं हो पाया है। और समझने के दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो बहुत छोटी जनसंख्या के लिए है। आप जनसमूह जो है या जनसंख्या है वो बहुत छोटी हो तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जो लोग हैं या आम लोग हैं वो शासन में भागीदारी निभा सकते हैं, जा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, शासक चुन सकते हैं, कानून निर्माण संबंधी कार्य कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक जो राष्ट्र राज्य है उनका रूप बड़ा हो गया है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसके माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्रियान्वित कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो दूसरा रूप हमारे सामने आया था वो था प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें आम जन है या जनता है वो स्वयं शासन कार्यों में भाग नहीं लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्या करती है, शासन कार्यों में भाग लेती है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया में, सारे जो देश हैं उनमें विशुद्ध रूप से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाई जाती है। यानी शासन में जो लोग भाग ले रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन को जो अपनाए हुए हैं, वो प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपनाए हुए हैं। जनता या आम जन या नागरिक हैं वो स्वयं शासन कार्यों में भाग नहीं लेते हैं, स्वयं केवल प्रतिनिधियों का चुनाव कर देते हैं और नियत समय तक प्रतिनिधियों का चुनाव होने के पश्चात उस अवधि में, जिस अवधि के लिए हमने प्रतिनिधियों को चुना है, 2 साल, 5 साल, ये जो अवधि है ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन उपरोक्त अवधि में प्रतिनिधि ही आम जन की ओर से अपनी राय प्रकट करते हैं, कानून निर्माण संबंधी कार्य करते हैं और उनके लिए जो उनकी मांग है, डिमांड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्य करते रहते हैं। तो
प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है। अगर भारत की बात कर लें तो भारत का लोकतंत्र भी हम क्या कहेंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है, क्योंकि संसद और विधानसभाओं के माध्यम से जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं वो चुन के आते हैं और फिर शासन कार्यों में जनता की तरफ से वो जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो ये हमें समझना है। अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों। अगर सवाल को थोड़ा सा मैं और बनाना चाहूँ तो इसका जो वास्तविक जो सवाल बनता है वो बनता है कि लोकतंत्र ही क्यों, अन्य शासन व्यवस्थाएं क्यों नहीं, या लोकतंत्र ही इतनी व्यापक, इतनी सर्वमान्य अवधारणा क्यों है और क्यों नहीं है। तो इसके संबंध में हमें कुछ तर्क लेके आने हैं, और उन तर्कों में जो मैं पहला तर्क आपको बता रहा हूँ वो तर्क है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम की गारंटी है। सत्ता का अत्यंत दुरुपयोग या दुरुपयोग नहीं हो पाता है। तो पहला जो तर्क है लोकतंत्र के पक्ष में वो है सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम। ये पहला तर्क है लोकतंत्र के पक्ष में। या हम कह सकते हैं कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की जो रोकथाम है, वो रोकथाम की व्यवस्था लोकतंत्र में जितनी अच्छी, जितनी सुंदर, जितनी टिकाऊ है, वो अन्य किसी भी शासन व्यवस्था में नहीं है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि सत्ता का जो दुरुपयोग है वो किस तरह से लोकतंत्र है उसको रोक पाता है। देखिए, एक बात समझें आप कि सत्ता जब हम किसी दल को, किसी समूह को सौंपते हैं तो सत्ता सौंपने के साथ ही हमारे मन में ये आशंका बनी रहती है कि कहीं जिस समूह को, जिस संस्था को हमने सत्ता सौंपी है, शक्ति सौंपी है, कहीं वो संस्था, वो समूह है हम पर, यानी आम जन पर, प्रजा पर, नागरिकों पर निरंकुश रूप से शक्तियों का प्रयोग करना प्रारंभ नहीं कर दें। ये आशंका हमारे मन में बनी रहती है। चूंकि लोकतंत्र है तो देखो, लोकतंत्र की तो मूल भावना ही क्या है, जनता पर आधारित है, जनमत पर आधारित है। उसमें सर्वेसर्वा क्या है, जनता है। तो ये इसके सिद्धांतों में निहित नहीं है। तो वास्तव में लोकतंत्र होगा वहीं जहां पे निरंकुश शक्तियां किसी समूह को, किसी संस्था को नहीं सौंपी गई हों। और वास्तव में लोकतंत्र क्या करता है, ऐसी शासन शक्तियां किसी समूह को या किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को नहीं सौंपता है कि वो उन पे निरंकुश रूप से, एब्सोल्यूट रूप से उन पे पावर्स का इस्तेमाल करे। तो ये अपने आप में ही निहित है। जब जहां पे लोकतंत्र होगा तो वहां पे निश्चित रूप से एक संविधान होगा, और उस संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन क्या होगा कि केवल शक्तियां सरकार के पास ही रहेंगी। शक्ति पृथक्करण भी वहां पे होगा, लेकिन शक्तियों का निरंकुश प्रयोग कोई संस्था, कोई समूह नहीं कर ले, इसके लिए उस संविधान में और लोकतंत्र में निश्चित, या कह सकता हूं कि सर्वमान्य व्यवस्थाएं की जाती हैं। और उन्हीं के बल पर हम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समूह के माध्यम से चुन के आए हैं, जो सरकार के रूप में संगठित हैं, वो जनता पे निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर वो अत्यधिक शासन का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जनता है वो आगामी चुनाव में, आगामी जो इलेक्शन है उनमें, निर्वाचनों में उस दल को, उस समूह को चुनाव में हरा सकती है। तो ये अपने आप में निहित है कि लोकतंत्र है वो जनमत पर आधारित है, और लोकतंत्र में निरंकुश शक्ति किसी को दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि जो अंतिम शक्ति का स्रोत है लोकतंत्र में वो जनता है। और जनता में जब शक्ति निहित है, आप मान सकते हैं ये बात कि संपूर्ण जनता में जब शक्ति निहित है तो वो जो शक्ति है उसका दुरुपयोग हो पाना फिर संभव नहीं हो पाता है। तो एक तो इसका पहला तर्क तो यह है। दूसरा तर्क है शासन के कार्य में जन साधारण के सहयोग की अपेक्षा। शासन के कार्य में या कार्यों में जन साधारण के सहयोग की अपेक्षा, ये इसका दूसरा एक बड़ा तर्क है। देखिए, आप समझें कि शासन के कार्यों में जनसाधारण के सहयोग की अपेक्षा, ये लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है। हम ये मानते हैं कि शासन के जो कार्य करने के लिए हैं वो विशिष्ट एजेंसियां होती हैं, विशिष्ट तरह के व्यक्ति होते हैं, और वो विशिष्ट योग्यताओं से युक्त होते हैं। आम जन शासन वास्तव में नहीं करता है। लेकिन हमें यह भी समझना है, विशिष्ट जो कार्य करने वाली एजेंसियां हैं या कार्य करने वाले निकाय हैं, उनमें अगर हम बात करें तो नौकरशाह उसमें से एक होंगे, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह। लोकतंत्र में अंतोतगत्वा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, जिनके माध्यम से शासन के कार्यों का संचालन किया जाता है, वो अंतोतगत्वा जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो जिस मंत्री, जिस लोकप्रिय चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो
जो जवाबदेहिता है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है उनका, वो किस पे है, किसके प्रति उत्तरदायी है? वो आम जनता के प्रति, क्योंकि आम जनता ने ही अपने चुने हुए मतों के माध्यम से उस राजनीतिक कार्यपालिका को पद पर बिठाया था। तो ये संभव है। दूसरी बात है, जब ब्यूरोक्रेट्स शासन करते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ये दिमाग में रखते हैं कि शासन है वो लोक कल्याणकारी है और शासन का वास्तविक उद्देश्य जनता की भावना के अनुरूप शासन करना है या जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है। तो निश्चित रूप से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं या जो अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग है, वो जनता से क्या करता है? तालमेल रखता है और जनता को भी ऐसी फीलिंग्स रहती है कि ये अपने लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आम जन जो हैं या जनता है या नागरिक हैं, वो इस तरह के कार्यों में सहयोग करते रहते हैं और एक तालमेल है जो नौकरशाहों का, ब्यूरोक्रेसी का और जो आम लोगों का तालमेल है, उस तालमेल के माध्यम से सहयोग मिलता रहता है और सरकारें हैं वो जन कल्याणकारी कार्य करती रहती हैं। तो ये इसका दूसरा बड़ा पक्ष है। तीसरे पक्ष की मैं बात कर लूँ, या तीसरा जो पक्ष में बड़ा तर्क है, तीसरा इसका जो औचित्य है वो है सार्वजनिक स्वतंत्र चर्चा से जन शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। मैं इसको लिख सकता हूं बोर्ड पे, सार्वजनिक जन चर्चाओं से आम जन या नागरिकों को, सार्वजनिक जन चर्चाओं से आम जन को या नागरिकों को, आम जन को प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है वो मिलता है शासन में। यानी उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये आम जन को या आम जन की शिक्षा को भी लिख सकते हैं आप इसको, आम जन की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। यानी आम जन की जो शिक्षा है वो बढ़ जाती है, किसके कारण? सार्वजनिक जन चर्चाओं के कारण। तो सार्वजनिक जन चर्चाओं का मतलब ये है कि किसी भी देश में जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं तो वहाँ पे निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं और उन चुनावों के समय विभिन्न दलों के द्वारा, विभिन्न समूहों के द्वारा, विभिन्न दलों और समूहों के द्वारा राष्ट्र की समस्याएं या राष्ट्र की जो भविष्योन्मुखी लक्ष्य हैं उन पे चर्चाएं होती रहती हैं। विभिन्न जो माध्यम हैं, हो सकता है कि उसमें जनसंचार के माध्यम हो सकते हैं, टीवी, अखबार और भी माध्यम हो सकते हैं, या माउथ मीडिया भी हो सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर भी है। तो उसमें क्या होता है कि उनके माध्यम से चर्चाएं चली रहती हैं। उन चर्चाओं के माध्यम से जो नागरिक हैं वो चर्चा में भाग लेते हैं और वो देश के कानून निर्माण की स्थिति, देश के आर्थिक संसाधनों की स्थिति, देश के राजनीतिक जो लक्ष्य हैं उनकी स्थिति, उनसे अवगत रहते हैं। तो बड़े पैमाने पर जो लोकतंत्र है वो जन चर्चाओं के माध्यम से जो आम नागरिक हैं वो शिक्षण प्राप्त करते हैं शासन का, कानून का, शासन के उद्देश्यों का। अर्थात जो आम नागरिक हैं वो जब शासन से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो सरकार के उद्देश्यों, सरकार के कार्यों, उनकी आलोचना, उनसे रूबरू होते हैं। उनका ज्ञान चर्चाओं के माध्यम से नागरिकों को प्राप्त होता है और नागरिक शिक्षण होता है। और आप जानते हैं लोकतंत्र की जो असली ताकत है वो वहाँ के जो सुयोग्य या सुसंस्कृत नागरिक हैं वही ताकत है। और सुयोग्य नागरिक तैयार करने में जन चर्चाएं और जनसंचार के जो माध्यम है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा उनकी भागीदारी होती है। अगर मैं बात कर लूँ चौथी एक बहुत बड़े तर्क की जो लोकतंत्र के पक्ष में दिया जाता है वो है परस्पर सद्भावना और सम्मान का विस्तार। नागरिकों में इन चर्चाओं के माध्यम से परस्पर जो सद्भाव और सम्मान है उसमें विस्तार। तो देशव्यापी परस्पर सद्भावना व सम्मान का विस्तार, अर्थात नागरिकों में परस्पर सद्भावना व सम्मान का विस्तार। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नागरिक हैं वो नागरिक, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र में हर तरह के विचार हैं उनको प्रॉपर स्थान मिलता है। लोकतंत्र में आपके विरोधी व्यक्ति को भी अपने विचार प्रकटीकरण का अधिकार होता है। तो एक नागरिक जब दूसरे नागरिक से अपने विरोधी विचार सुनता है तो उसमें दूसरे के विचार का सम्मान करने का भाव जागृत होता है। आपको जब आप अपना विचार प्रकट करते हैं तो आपको सामने वाले का विचार भी सुनना पड़ता है। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह होगी कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना आपके पास आएगा। दूसरे के विचारों का सम्मान करना जब आप सीखते हैं, निश्चित रूप से दूसरे का फिर आदर और उनसे तालमेल रखना भी आप सीखते हैं। तो ये एक बड़ा भाव है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम इसको, धरातलीय रूप से इसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र हमें विविधता में एकता जो उसका संदेश है वो मिलता है। वहाँ पे विचार अनेक हो सकते हैं,
राय अलग हो सकती हैं, विचारधाराएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में नागरिक जब तरह तरह के विचार प्रकट करते हैं तो उनमें आपस में जो तालमेल देखने को मिलता है वो ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो ये एक चौथा विचार हो गया। मैं बात कर लूँ 5। तो 5 है, देखो, एक देशभक्ति की जो भावना है, देशभक्ति की भावना का संचार। देखिए, लोकतंत्र की एक बड़ी बात है, एक व्यक्ति एक वोट सिस्टम। हम जानते हैं एक व्यक्ति एक वोट सिस्टम है। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे मताधिकार मिला हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति शासन में अपनी भागीदारी रेखांकित करता है। उसको लगता है कि वास्तव में मेरे वोट से ही ये सरकार बनी हुई है, या मेरे वोट से ही ये सरकार अपने आप में हट सकती है। तो व्यक्ति को एक दृढ़ विश्वास बनता है कि देश में शासन जो है वास्तव में वो उसका है, स्वयं का है। यानी व्यक्ति की जो गरिमा है उसमें वृद्धि होती है। और जब व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होती है तो हम नागरिकों के एक बड़े झुंड में अगर उस गरिमा को देखेंगे तो देशभक्ति की भावना अपने आप में वहां पे दिखाई पड़ेगी आपको। क्योंकि व्यक्ति जब ये महसूस करना शुरू कर दे कि शासन मेरा है, शासन को मैंने चुना है, शासन को मैं ही हटाऊंगा, जब व्यक्ति शासन को स्वयं के साथ जोड़ता है तो राष्ट्र को भी अपने साथ जोड़ता है, राज्य को अपने साथ जोड़ता है। और इसका परिणाम ये होता है कि पूरे देश में जो देशभक्ति की भावना है या राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो उच्च पैमाने पर होती है। अन्य शासन व्यवस्थाओं में छद्म राष्ट्रवाद हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में वास्तविक रूप से राष्ट्र के प्रति प्रेम और व्यक्ति की गरिमा है, उसका तालमेल हमें देखने को मिलता है। एक और की मैं बात कर लूं, उच्च आदर्शों पर आधारित शासन। लोकतंत्र है वो अपने आप में उच्च आदर्शों को सम्मानित किए हुए है। अगर हम और अन्य जो शासन व्यवस्थाओं को देखेंगे तो किसी शासन व्यवस्था का उद्देश्य है वो आर्थिक समानता की स्थापना करना है, किसी की सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस करना है, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र जैसे उच्च जो आदर्श हैं वो किसी अन्य शासन व्यवस्था में पाए जाने संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र की जो आधारभूत भावना है वो क्या है, आप समझे इस बात को। मैं अगर बात कर लूँ 2-3 वर्णों की, 2-3 मूल्यों की, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व या भाईचारा जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसे जो उच्च आदर्श हैं वो केवल लोकतांत्रिक शासन में ही दिखाए जाते हैं। उन उच्च आदर्शों को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। अतः ये हमारे नैतिक जीवन में भी या सामाजिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में भी उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाला शासन का प्रकार है, ये हमें देखना है। एक और इसका हम तर्क दें तो देखिए, क्रांति से सुरक्षा। देखिए, हम समझते हैं इस बात को कि जो लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक शासन से पहले की अगर हम बात कर लें, लोकतंत्र के उद्भव से पहले की बात कर लें, तो जो सरकारें थी या जो राजा था या जो प्रशासक था या जो सत्ताधीश था, उसको हटाने का जरिया था वो एक ही था, क्रांति। क्रांति के माध्यम से उसको हटाया जाए और किसी नए शासन की स्थापना कर दी जाए। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की स्थापना के पश्चात क्रांति से सुरक्षा मिली है राज्य के नागरिकों को, राष्ट्र के नागरिकों को। कैसे मिली है? क्योंकि जब शासक वर्ग है, अगर मान लें हम लोकतंत्र में भी कोई शासक है जो ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है या अपने घोषणा पत्र के अनुसार अपनी जो नीतियां उसने चुनाव के समय वादे किए थे उसके मुताबिक कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आम जन को या जनता को क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, सशस्त्र विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल नियत समय पश्चात होने वाले चुनाव के समय आम जन या जनता है या आम लोग, नागरिक हैं, वो उस सरकार को जो ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है उसको अपने मत का प्रयोग करके उसको हटा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जनता है उसको वैधानिक उपाय मिल जाते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए या क्रांति से सुरक्षा के लिए, यानी सरकारों को हटाने के लिए। आप एक लाइन में अगर समझेंगे, लोकतंत्र में सरकारों के हटाने के वैधानिक जो उपाय हैं वो मिल जाते हैं, और वो वैधानिक उपाय है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जो लोकतांत्रिक शासन में नियत अवधि के पश्चात होते रहते हैं। तो ये 6-7 विशेषताएं थी जिनको हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हैं। ये जो विशेषताएं हैं केवल लोकतंत्र में नहीं थे, अन्य शासन व्यवस्थाओं में नहीं है, इसलिए लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से उच्च कोटि का है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का जो औचित्य है वो इन तर्कों के माध्यम से प्रतिपादित होता है। इनके अलावा भी अगर आपको कोई तर्क और लगता हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं आशा करता हूँ कि इन 7 बिंदुओं को आप ठीक से समझ पाए होंगे और अपने नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।